तो दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अगर कोई भी वेबसाइट या ऐप के बारे में जानते हैं जिसे ऑडियो में से नॉइज को रिमूव करता है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किन्मू फर्स्ट ह्यूमन एम्परर एंसेस्टर्स से फाइट में हारने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था, लेकिन प्रिंसेस लिंग यूशु की बातें सुनने के बाद किन्मू फिर से मोटिवेट हो गया था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसेस लिंग यूशु ने किन्मू को हेवनली सेंट एकेडमी भेज देती हैं, लेकिन खुद सिर्फ 2 दिन के अंदर कैपिटल वापस लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था, एम्परर के फैसले का इंतजार। दरअसल एम्परर एक बड़ा प्लान बना रहे थे, इंपीरियल कॉलेज के बाद सबसे पावरफुल एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए 4 नई अकेडमीज खोलने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हेवनली सेंट कल्ट के हॉल मास्टर्स, एल्डर्स और हेवनली किंग्स ने रॉयल कोर्ट में जमकर टक्कर दी। पूरा पॉलिटिकल बैटल हुआ, हर कोई अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा था और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हेवनली सेंट एकेडमी को ऑफिशियली मंजूरी मिल गई। इस एकेडमी के लिए ग्रैनी साई की टेरिटरी का इस्तेमाल किया गया और शिंगान के साथ हुई उस खतरनाक लड़ाई के बाद ग्रैनी साई म्यूट, ब्लाइंड और अपोथिकरी वहीं रहने लगे थे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि किन्मू को इसके लिए लड़ना पड़ा होगा, तो नहीं। हेवनली सेंट कल्ट के लोग पहले से ही रॉयल कोर्ट में हर जगह फैले हुए थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इंपीरियल प्रीसेप्टर, ड्यूक वे, सोल्जर्स, बेलिफ्स, हर लेवल पर उनके लोग थे। यानी किन्मू के नाम पर बाकी लोग लड़ रहे थे और उसे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सीन शिफ्ट होता है हेवनली सेंट एकेडमी पर। ग्रैनी साई, म्यूट और ब्लाइंड अब एकेडमी के डायरेक्टर्स बन चुके थे और बीच बीच में खुद लेसन्स भी देते थे। बाकी डायरेक्टर्स ज्यादातर हॉल मास्टर्स थे। और तभी किन्मू एकेडमी पहुंचता है। टाइमिंग परफेक्ट है, क्लास का टाइम है, लेकिन पूरा एकेडमी खाली। सिर्फ झील में कुछ फ्लड ड्रैगन्स खेल रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर किन्मू पर पड़ती है, पहले शॉक, फिर तुरंत एंगर। किन्मू समझ जाता है सिचुएशन खराब है और वो भागना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में सवाल घूम रहा है, ये फ्लड ड्रैगन्स तो सेंट अराइवल माउंटेन में होने चाहिए थे, फिर ये यहाँ कैसे? लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता। माहा माहा माहा। अचानक पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। ड्रैगन किलिन और चेस्ट के पास से गुजरते हुए अगले ही पल किन्मू जमीन पर गिर चुका होता है। वो बेरली अपने शरीर को खींच पा रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा फ्लड ड्रैगन्स उसके ऊपर रगड़ खा रहे हैं। उनके हॉर्न्स उसके गर्दन को चीर रहे हैं, खून निकल रहा है। लेकिन फिर ट्विस्ट, छोटे फ्लड ड्रैगन्स उससे लिपट जाते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से चिपकता है, और धीरे धीरे आंखें बंद करने लगते हैं, जैसे उन्हें नींद आ रही हो। किन्मू पूरा भीग चुका है, जैसे अभी पानी से निकला हो। ड्रैगन किलिन ये सब देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी सारे फ्लड ड्रैगन्स उसकी तरफ देखते हैं और ड्रैगन किलिन को समझ आ जाता है अब उसकी बारी है। वो तुरंत भागता है, लेकिन माहा माहा माहा, कुछ ही सेकंड में वो भी गिर चुका है। उसकी गर्दन, शरीर, हाथ पैर, हर जगह फ्लड ड्रैगन्स लिपटे हुए हैं। वो बड़ा सा बॉडी अब हेल्पलेस लग रहा है, खून से लथपथ। अब अगला टारगेट है चेस्ट। चेस्ट एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन उसे भी डेंजर का एहसास हो जाता है और वो भी भागता है। फ्लड ड्रैगन्स फिर से एक्साइटेड होकर उसके पीछे दौड़ते हैं। ड्रैगन किलिन जमीन पर गिरकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी चेस्ट वापस आता है और ये देखकर किन्मू और ड्रैगन किलिन दोनों शॉक में। चेस्ट पर एक भी फ्लड ड्रैगन नहीं है, लेकिन जैसे ही चेस्ट खुलता है, अंदर से 1 दर्जन से ज्यादा ड्रैगन हेड्स बाहर निकलते हैं। माहा, पूरा झुंड उसके अंदर छुपा हुआ था। सीन ऐसा लगता है जैसे एक चेस्ट में कलरफुल फ्लावर्स खिले हों, हर तरफ ड्रैगन हेड्स। चेस्ट आराम से चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजती है। ग्रैनी साई बाहर आती हैं, किन्मू को देखती हैं और तुरंत मुस्कुरा देती हैं, लेकिन जैसे ही किन्मू उन्हें गले लगाता है, वो रो पड़ता है। ग्रैनी साई हैरान है, लेकिन समझ जाती हैं कि कुछ बड़ा हुआ है। वो उसे समझाती हैं, तुम हेवनली सेंट एकेडमी के ग्रैंड चांसलर हो, ऐसे रोना ठीक नहीं। बताओ क्या हुआ, ग्रैनी तुम्हारे लिए जस्टिस लाएगी। किन्मू खुद को संभालता है और टॉपिक बदलता है, फ्लड ड्रैगन्स। ग्रैनी साई बताती है कि लेसी जैंग उन्हें सेंट अराइवल माउंटेन भेजना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम थी उनकी डाइट। ये ड्रैगन स्पिरिट पिल्स खाते थे, वो भी अलग अलग तरह के और बहुत महंगे, इसलिए लेसी जैंग ने उन्हें वापस भेज दिया। अब ये अकेडमी में ही रहते हैं और एक्चुअली काफी यूजफुल हैं। स्कॉलर्स जब ड्रैगन पेंटिंग, स्पिरिट वेपन्स या ड्रैगन बेस्ड डिवाइन आर्ट सीखते हैं, तो इन्हीं फ्लड ड्रैगन्स की जरूरत पड़ती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक ग्रैनी साई चिल्लाती हैं, क्रिपल, अपोथेकरी, ब्लाइंड, इधर आओ, मूवर को किसी ने बुली किया है। बूम,
क्रिपल इंस्टेंट टेलीपोर्ट होकर सामने आता है, लेकिन जैसे ही किन्मू बताता है कि एनिमी कौन है, फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर, एक ट्रू गॉड, क्रिपल तुरंत डर जाता है। ब्लाइंड उसे रोकता है, लेकिन क्रिपल साफ बोल देता है, मैं डर गया हूँ। वो समझाता है शिंगान जैसे फेक गॉड ने ही उन्हें इतना पीटा था, तो एक रियल ट्रू गॉड से लड़ना मतलब सीधा मौत को बुलाना। अपोथेकरी भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन पॉइजन भी यूजलेस लगता है। किन्मू साफ बोलता है, मैं उसे फेस टू फेस हराना चाहता हूँ, लेकिन हर कोई समझ रहा है ये इम्पॉसिबल है। बुचर, ब्लाइंड, डेफ सब अपने अपने फील्ड के बारे में पूछते हैं और हर जवाब सेम है, वो हर चीज में किन्मू से बेटर है। स्पीड, स्ट्रेंथ, सोल, डिवाइन आइज, स्किल्स, एवरीथिंग। उसकी हर टेक्निक, हर बात उसके शरीर के साथ मर्ज हो चुकी है। किन्मू का चेहरा उतर जाता है। वो मानता है, मैं सिर्फ मैजिक पावर में उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर हूँ। और ये सुनकर पूरा ग्रुप साइलेंस में चला जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फाइट नहीं रही, ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ सामने एक ऐसा ट्रू गॉड है जिसकी कोई वीकनेस नहीं। किन्मू ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम लोगों को मेरे मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं। पिछले कुछ दिनों से मैं इस पर क्वाइटली सोच रहा था और मुझे एक बात समझ आई है। भले ही वो इंसान इनविंसिबल लगता हो, लेकिन वो भी कभी बैटलफील्ड से भागा था। इसका मतलब साफ है कि उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं। जब वो अजय नहीं है, तो मैं भी उससे आगे निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ सकती हूँ। ग्रैनी साई ने उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत कम वापस आते हो, इसलिए कुछ समय हेवनली सेंट एकेडमी में ही रुक जाओ। हम सब मिलकर तुम्हें कोई सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेंगे। चिन्मू ने चुपचाप सिर हिलाया और अपना सामान रखने चला गया। ग्रैनी साई, बुचर, ब्लाइंड और बाकी सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और उसकी जाती हुई पीठ को देखने लगे। बुचर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और भारी आवाज में बोला, ये पहली बार है जब चिन्मू का कॉन्फिडेंस हिल गया है। पहले वो ऐसा नहीं था, हमेशा खुद पर पूरा भरोसा रहता था, लेकिन अब उसने धीरे से सिर हिला दिया। ब्लाइंड ने अपनी आंखें और सिकोड़ ली, उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। ट्रू गॉड्स, क्या वो सच में इतने टेरिफाइंग होते हैं? क्या मेरी डिवाइन आइज भी उन्हें नहीं देख सकती? मुझे यकीन नहीं हो रहा। डेफ ने अचानक बीच में कहा, जब तक वो यहाँ है हमें उसे ट्रेन करना चाहिए। बिना सोचे सीखना अंधापन है और बिना सीखे सोचना आलस्य। अभी वो लर्निंग और थिंकिंग के बीच फंसा हुआ है। फर्स्ट ह्यूमन एम्परर के साथ उसकी लड़ाई सिर्फ कल्टिवेशन की नहीं थी, बल्कि डाओ हार्ट की भी थी। अगर वो इस फेज से निकल गया तो उसका डाओ हार्ट बहुत बड़ा लीप लेगा, लेकिन अगर वो फंस गया तो ओवरलॉर्ड बॉडी भी बेकार हो सकती है। हमें उसे पूरी ताकत से ट्रेन करना होगा। सबने गंभीरता से सिर हिलाया। जब चिन्मू सेटल हो गया तो ऐसा लगा जैसे वो फिर से डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में लौट आया हो। बुचर, ब्लाइंड, डेफ, क्रिपल और ग्रैनी साई उसे बार बार बुलाते, अलग अलग मूव्स सिखाते और एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस फाइट से पूरा माहौल हिला देते। एकेडमी के ज्यादातर स्कॉलर्स हेवनली सेंट कल्ट से थे, जबकि कुछ दूसरे एकेडमी से नॉलेज लेने आए थे। अगले कुछ दिन उनके लिए आंखें खोल देने वाले साबित हुए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर्स की असली टेरिफाइंग स्किल्स को अपनी आंखों से देखा। लेकिन कुछ ही दिनों में ग्रैनी साई और बाकी सबका धैर्य टूटने लगा। चिन्मू अब भी डरा हुआ था, नर्वस था और अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी वजह से उसे बार बार मार पड़ती थी। सबसे बुरी बात ये थी कि जब भी वो अटैक करता, उसके मूव्स शानदार होते, लेकिन वो उन्हें आधे रास्ते में ही रोक देता। बुचर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे मारते हुए जोर से डांटा, तुम अपना मूव पूरा क्यों नहीं करते? चिन्मू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। सब गलत है। बुचर गरजा, गलत होने पर भी तुम्हें उसे पूरा करना होगा। ग्रैनी साई तुरंत आगे बढ़ी और बुचर को पीछे खींचते हुए गुस्से में बोली, वो सही हालत में नहीं है, उसे इस तरह मारना बंद करो। अगर तुमने उसे और तोड़ दिया तो क्या होगा? डेफ ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो खुद को एक ऐसी जगह फंसा चुका है जहाँ से निकलना आसान नहीं। इस तरह मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर उसे रास्ता मिल गया तो वो एक महान मास्टर बन जाएगा। बुचर ने ठंडी नजरों से सबको देखा, और अगर उसे रास्ता नहीं मिला तो? सन्नाटा छा गया। ग्रैनी साई ने धीरे से कहा, मुअर, तुम एकेडमी में कुछ नहीं सीख पाओगे अभी। बाहर जाओ, घूमो, अपने दिमाग को हल्का करो। चिन्मू ने चुपचाप सिर हिलाया, अपना सामान उठाया और उलझे हुए मन के साथ एकेडमी छोड़ दिया। क्रिपल कुछ देर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि चिन्मू बस यूं ही इधर उधर भटक रहा है और कोई खतरा नहीं है, तो वो वापस लौट गया। एक दिन चिन्मू सर्जिंग रिवर के किनारे पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, चिन बदमाश। चिन्मू ने पीछे मुड़कर देखा। एक शानदार कपड़े पहने नौजवान खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर था, जैसे वो कभी भी भाग सकता हो। ओह, ग्रैंड मास्टर। चिन्मू फिर से नदी की तरफ देखने लगा। पैंगोंगसू अपने हिरन जैसे पैर के सहारे खड़ा था। उसने सोचा था कि मौका मिलते ही भाग जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि चिन्मू अटैक करने के मूड में नहीं है, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो धीरे धीरे पास आया और बोला, कल्ट मास्टर चिन, आप परेशान लग रहे हैं। हम पुराने दोस्त हैं, क्यों ना आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं।
चिन्मू ने ऊबकर एक पत्थर नदी में फेंका। मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रू बॉट को कैसे हराया जाए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। ग्रैंड मास्टर, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? पैंगोंगसू की आंखें चमक उठी। वो और पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, तुम बहुत परेशान हो, है ना? तुम्हें लगता है तुम बेकार हो, जिंदगी में कोई मतलब नहीं बचा। तो क्यों ना मैं तुम्हारी ये परेशानी खत्म कर दूं, हमेशा के लिए। अचानक फुस, नदी में हलचल हुई। ड्रैगन रियरिंग किंग का विशाल सिर पहाड़ की तरह ऊपर उठा और उसकी लंबी मूछें पैंगोंगसू के सामने हवा में लहराने लगी। युवक का शरीर जम गया, चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पलट कर कहा, माफ कीजिए, परेशान किया, और अगले ही पल वो बिना निशान के गायब हो गया। ड्रैगन रियरिंग किंग ने सिर हिलाया। ये आदमी तो लोथ से भी ज्यादा फिसलन भरा है। महाराज, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं भगवान हूँ, लेकिन ट्रू गॉड के सामने मेरी भी कोई ताकत नहीं। चिन्मू ने गहरी सांस ली। पीछे पहाड़ पर गॉड बाइशी गुस्से में अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझ में भी ताकत नहीं है। महाराज, क्या मैं पहाड़ बदल सकता हूँ? ये बहुत छोटा है, मेरा मंदिर भी ठीक से नहीं समा रहा। चिन्मू बिना कुछ बोले उठा, ड्रैगन किलन पर सवार हुआ और आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद हर्मिट किंग यू मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने आया। ह्यूमन एम्परर चिन, आप 5 की ब्रेक थ्रू और 6 डायरेक्शंस ब्रेक थ्रू के लिए मेरी लिटिल जे कैपिटल आए हैं। वो हंसा, काफी समय हो गया यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। हॉल ऑफ 5 की और हॉल ऑफ 6 डायरेक्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है, कुछ महीने पहले फर्स्ट ह्यूमन एम्परर की स्टोन स्टैचू फिर से जीवित हो गई और वो यहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। चिन्नू की आंखों में हल्का झटका आया। मैं उससे मिल चुका हूँ। हर्मिट किंग यू का चेहरा हैरानी से भर गया। तुम उससे मिले? तो क्या तुम्हें ये भी पता है सेंट वुडकटर की स्टोन स्टैचू भी जिंदा हो चुकी है, और वो भी लिटिल जे कैपिटल छोड़कर जा चुका है। सेंट वुडकटर की पत्थर की मूर्ति जिंदा हो गई है। चिन्मू का दिल जोर से कांप उठा और उसने तुरंत बेचैनी के साथ पूछा, वो अब कहाँ है? वो भी जा चुका है। अगर तुम कुछ दिन पहले आते तो शायद उससे मुलाकात हो जाती। जब सेंट वुडकटर जागा था तब मैं खुद हैरान रह गया था। लगातार 2 इतने भयानक अस्तित्वों का एक के बाद एक जागना, ये किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। हर्मिट किंग यू ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो कहाँ गया इसका कोई सुराग नहीं है। चिन्मू ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। हॉल ऑफ ह्यूमन एम्परर्स के फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर और हेवनली सेंट कल्ट के सेंट वुडकटर का इस तरह जागना, ये सब कुछ बहुत अजीब और रहस्यमयी लग रहा था। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती थी? सेंट वुडकटर आखिर गया कहाँ होगा? हेवनली सेंट कल्ट तो उसने खुद स्थापित नहीं किया था, बल्कि फाउंडिंग मास्टर ने किया था। सेंट वुडकटर तो बस अपनी लेगेसी छोड़कर गया था, इसलिए वहां जाने की संभावना कम थी। तो फिर वो कहाँ गया? वांगमुरान और बाकी लोग लिटिल जेड कैपिटल में नहीं थे। वे बॉर्डर ड्रैगन सिटी जा चुके थे। पूरे पहाड़ पर अब सिर्फ कुछ पुराने इमॉर्टल्स ही बचे थे। हर्मिट किंग यू ने चिन्मू को गौर से देखा और गंभीर स्वर में कहा, ह्यूमन एम्परर चिन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या तुम सच में हॉल ऑफ 5 की में प्रवेश करना चाहते हो? तुम अभी कुछ अलग ही लग रहे हो। चिन्मू ने बिना झिझक सिर हिलाया और बोला, क्या मैं हर्मिट किंग यू से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो हॉल ऑफ 5 की, हॉल ऑफ 6 डायरेक्शंस और हॉल ऑफ 7 स्टार्स को खोल दें? मैं बस अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। हर्मिट किंग यू एक पल के लिए चुप हो गया। उसे चिन्मू की वर्तमान स्थिति पर भरोसा नहीं था। अगर ह्यूमन एम्परर अंदर जाने पर अड़े हैं तो लिटिल जेड कैपिटल पूरी कोशिश करेगी आपकी इच्छा पूरी करने की, लेकिन आपकी हालत अभी स्टेबल नहीं है और इस हालत में अंदर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। वो आगे बोला, 5 की ब्रेक थ्रू, 6 डायरेक्शंस ब्रेक थ्रू और 7 स्टार्स ब्रेक थ्रू, ये तीनों स्टेजेस आपके फाउंडेशन को असाधारण रूप से मजबूत बना सकते हैं। इसलिए इस मौके को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। चिन्मू हल्का सा मुस्कुराया, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने आया हूँ, चैलेंज करने नहीं। हर्मिट किंग यू ने एक लंबी सांस ली, मानो वो मजबूर हो गया हो। ठीक है, मेरे पीछे आइए। वो चिन्मू को हॉल ऑफ 3 इयॉन्स तक ले गया और बोला, तुम पहले ही 3 इयॉन्स ब्रेक थ्रू पार कर चुके हो। जैसे ही तुम इस हॉल में प्रवेश करोगे, तुम सीधे हॉल ऑफ 5 की में पहुंच जाओगे। अगर तुम उसे पार कर लेते हो तो आगे हॉल ऑफ 6 डायरेक्शंस होगा और फिर हॉल ऑफ 7 स्टार्स होगा। लेकिन क्योंकि तुम सही हालत में नहीं हो, मैं खुद इस प्रक्रिया को होस्ट करूंगा ताकि कोई गलती ना हो। चिन्मू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और हॉल ऑफ 3 इयॉन्स में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। आकाश में 5 विशाल तारे चमक उठे, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो रंगों में दमकते हुए। हर एक तारे पर एक भव्य पैलेस खड़ा था। चिन्मू ने ध्यान केंद्रित किया और उसे एहसास हुआ कि उन 5 तारों के अलावा दूर कहीं सन और मून भी मौजूद थे, लेकिन इतने दूर जैसे किसी और दुनिया में हो। ये 5 तारे अविश्वसनीय रूप से विशाल थे, कुछ पास कुछ दूर, और उन सेक्रेड हॉल्स में 5 स्टार किंग्स के देवता जाग चुके थे। अचानक दूर से हर्मिट किंग यू की आवाज गूंजी, सीनियर सिस्टर यिंग है, इस स्टेज पर मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। तभी एक रेड हेड स्नेक बॉडी डेटी उठ खड़ा हुआ और एक चमकती हुई लाइट में बदलकर दूर चला गया। फिर एक और तेज रोशनी उस सेक्रेड हॉल में उतरी। हर्मिट किंग उसी स्नेक बॉडी रेड हेड डेटी के रूप में प्रकट हुआ और बोला, ह्यूमन एम्परर चिन, हॉल ऑफ 5 की 5 एलिमेंट्स मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ में बटा हुआ है। आप कौन सा एलिमेंट चुनेंगे?
चिन्मू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ चैलेंज के लिए नहीं आया, मैं एक ट्रू गॉड के डिवाइन ट्रेजर्स को देखना चाहता हूँ, इसलिए हर्मिट किंग यू, आप मेरे लिए इसे आसान बना दीजिए। हर्मिट किंग ने हल्का सा चेहरा बनाया और बाकी 4 इमॉर्टल्स भी असहज दिखे। उनमें से एक बोला, लिटिल जेड कैपिटल के फाउंडर ने ये हॉल फ्यूचर जनरेशंस को ट्रेन करने के लिए छोड़ा था, ना कि किसी को डिवाइन ट्रेजर्स दिखाने के लिए। एक बुजुर्ग महिला ने भौहें चढ़ाई, पहली बार कोई ऐसा अजीब रिक्वेस्ट लेकर आया है। सीनियर ब्रदर किंग यू, हर्मिट किंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ह्यूमन एम्परर चिन कोई आउटसाइडर नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड के साथ गॉड बनने का तरीका शेयर किया है, हम सब उन पर एक डेट रखते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को ठुकराना सही नहीं होगा, और वैसे भी इस टेस्ट को छोड़ने वाले एंसेस्टर का सरनेम भी चिन था। बाकी इमॉर्टल्स चुप हो गए। हर्मिट किंग ने चिन्मू की तरफ देखा, आपके पास हमें चैलेंज करने का सिर्फ एक मौका है, अगर आप सफल होते हैं तो आपको 5 की डिवाइन पावर मिलेगी, जो आपके 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर को पूरी तरह रिफाइन कर सकती है। क्या आप वाकई इस अवसर को छोड़कर सिर्फ डिवाइन ट्रेजर्स देखना चाहते हैं? चिन्मू ने सिर झुकाकर कहा, अगर किसी को एक मछली दी जाए तो वो एक दिन जिंदा रहेगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए तो वो जिंदगी भर जिंदा रहेगा। मैं 5 की डिवाइन पावर को त्यागने के लिए तैयार हूँ। हर्मिट किंग हल्का मुस्कुराया, मुझे लगा था तुम्हारा मन अनस्टेबल है, लेकिन तुम्हारी क्लैरिटी देखकर मैं प्रभावित हूँ। ठीक है, ऊपर आओ। एक हरी रोशनी जमीन पर गिरी और चिन्मू धीरे धीरे ऊपर उठकर वाटर स्टार पर जा उतरा। हर्मिट किंग अपने स्नेक बॉडीड फॉर्म में उसे सीक्रेट हॉल के अंदर ले गया। ह्यूमन एम्परर चिन, ध्यान से देखिए, आप कितना समझ पाते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। चिन्मू ने गहरी नजरों से चारों दीवारों पर बने रून मार्किंग्स को देखना शुरू किया। 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर में 5 स्टार्स पर बने ये सीक्रेट हॉल्स पूरी तरह नेचुरल थे। हर डिवाइन आर्ट प्रैक्टिशनर अपने 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर में इन 5 स्टार्स को कल्टीवेट करता है, हर स्टार एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ। ये स्टार्स और उनके पैलेसेस प्रकृति द्वारा निर्मित थे, लेकिन अलग अलग टेक्निक्स के कारण उनके रून पैटर्न्स अलग होते थे। जब ये रून्स वाइटल ची के साथ मिलते तो पैलेस हॉल्स के भीतर देवता बनते। जब ये 5 एलिमेंट गॉड्स अपनी वाइटल ची रिलीज करते तो उसकी नेचर बदल जाती और इसी वजह से इसे 5 की कहा जाता था। चिन्मू का 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर पहले ही काफी एडवांस था, इसलिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। लेकिन फर्स्ट एंसेस्टर के साथ हुई लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी लिमिट्स ही अंतिम लिमिट्स नहीं है। वो हर डिटेल को एब्जॉर्ब करता गया और हर्मिट किंग यू धैर्य से उसका इंतजार करता रहा। पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। आखिरकार चिन्मू ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी नजरों में एक नई चमक थी। उसने हर्मिट किंग यू की ओर देखा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है। हर्मिट किंग यू तुरंत समझ गया, वो एक फ्लैश ऑफ लाइट बनकर गायब हो गया। अब हॉल में सिर्फ चिन्मू अकेला था। अचानक दीवारों के रून्स चमक उठे और उसका शरीर बदलने लगा। बिना उसकी मर्जी के वो खुद एक स्नेक बॉडीड रेड हेड गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। काफी देर बाद चिन्मू ने उस डिवाइन फॉर्म को छोड़ा और बाहर निकल आया। फिर वो दूसरे स्टार की ओर बढ़ा और दूसरे पैलेस हॉल में जाकर वहां के रून्स को समझने लगा। दिन बीतते गए। 1 दर्जन दिनों के बाद चिन्मू ने आखिरकार 5 स्टार्स को पार कर लिया और अब वो पहुंच चुका था 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर के दरवाजे पर। 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर में एंटर करने से पहले चिन्मू वहां पूरे 12 दिन तक रुका रहा और फिर भी कई दिन बीतने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ सका। कारण साफ था, सेलेस्टियल बीइंग डिवाइन ट्रेजर और लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर ऐसे रेल्म्स थे जिन्हें होस्ट करने वाला कोई नहीं था। यानी रास्ता था लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं। जब चिन्मू हॉल ऑफ 3 एऑन से बाहर निकला तो उसका हाल देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरे समय सोया नहीं था। चेहरा थका हुआ, छोटी दाढ़ी और आंखों में भारीपन। हर्मिट किंग यू ने एक नजर में समझ लिया कि ये लड़का अपने लिमिट्स पुश कर चुका है। वो पूछता है, ह्यूमन एम्परर चिन, क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। चिन्मू थका जरूर था, मगर उसका मूड सरप्राइजिंगली अच्छा था। 5 एलिमेंट्स, 6 डायरेक्शंस और 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर्स में इम्प्रूवमेंट ने उसके कॉन्फिडेंस को फिर से जगा दिया था। फिर भी उसके मन में एक बड़ा सवाल था। वो पूछता है, लिटिल जेड कैपिटल के फाउंडर और हॉल ऑफ ह्यूमन एम्परर्स के फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर में असली पावर हाउस कौन था? हर्मिट किंग यू का जवाब सीधा नहीं था, लेकिन जो उसने बताया उसने पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। दोनों ही 20,000 साल पहले ट्रू गॉड्स बन चुके थे, लेकिन एक इंसिडेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। जब लिटिल जेड कैपिटल का फाउंडर फर्स्ट ह्यूमन एम्परर को चैलेंज करने गया तो वो हार कर लौटा और इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि महीनों तक रिकवरी करनी पड़ी। और यहीं चिन्मू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, फर्स्ट ह्यूमन एम्परर सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो पूरी तरह अलग लेवल पर था। हर्मिट किंग यू आगे बताता है, लिटिल जेड कैपिटल बस खुद की रक्षा करता रहा, जबकि फर्स्ट ह्यूमन एम्परर हर समय अलग अलग रेसेस को लीड करके बैटलफील्ड में उतरता था, यानी डिफेंस वर्सेस डोमिनेशन। और यही बात चिन्मू को अंदर तक हिला देती है। वो चुपचाप सिर झुकाकर धन्यवाद देता है, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। हर्मिट किंग यू नोटिस करता है कि उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी है
और उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है। चिन्मू मान जाता है और कई दिनों तक सोता रहता है, लेकिन जब वो जागता है तब भी उसका चेहरा फीका है। फिर भी वो रुकना नहीं चाहता। उसकी आंखों में अब एक अलग ही डिटर्मिनेशन है। वो बॉर्डर ड्रैगन सिटी जाने का फैसला करता है और यहीं से शुरू होता है अगला मिस्टीरियस फेज। रास्ते में वो ड्रैगन किलिंग के लिए भर भर कर स्पिरिट पिल्स निकालता है, स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स और 5 एलिमेंट डिवाइन विटालिटी पिल्स। ड्रैगन किलिन पहले कंफ्यूज होता है, फिर इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे मारने से पहले खिलाया जा रहा है, लेकिन चिन्मू साफ कर देता है ये सब पेमेंट है, पनिशमेंट नहीं। इसके बाद चिन्मू अलग अलग सिटीज में जाकर और भी पिल्स रिफाइन करता है, ब्लैक आयरन और ब्लैक गोल्ड खरीदता है और कुछ बेहद अजीब चीजें बनाना शुरू करता है। फ्लैग्स, सैक्रिफिशियल ऑल्टर, कैलकुलेशन टूल्स, 8 ग्राम्स, टाइजी, अबैकस। ड्रैगन किलिंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन साफ है चिन्मू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर बॉर्डर ड्रैगन सिटी पहुंचकर भी वो अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर ही एक मैसिव सेटअप तैयार करता है। वो जमीन नापता है, कैलकुलेशंस करता है, रून्स लिखता है और एक पावरफुल सैक्रिफिशियल ऑल्टर तैयार करता है। सूरज डूबने तक उसकी कैलकुलेशंस खत्म ही नहीं होती और जैसे ही अंधेरा छाता है तो सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। फ्लैग्स हवा में लहराने लगते हैं, रून्स चल उठते हैं और अचानक एक दूसरी दुनिया सामने प्रकट हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ काउंटलेस डेविल स्मोक जैसी बॉडीज लेकर स्पेस होल से निकल रहे हैं और उनके सामने दूसरी दुनिया के वॉरियर्स उनसे लड़ रहे हैं। एक मैसिव बैटलफील्ड। चिन्मू की आंखें एक डेविल जनरल पर टिक जाती हैं और वो धीरे से कहता है, मेरा प्लान है दूसरी दुनिया में जाना। अगले ही पल बूम, एक जोरदार धमाका होता है और चिन्मू गायब हो जाता है और उसी ऑल्टर पर एक डेविल जनरल टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड। जबकि चिन्मू अब उस दूसरी दुनिया के बैटलफील्ड के बीच खड़ा है। चारों तरफ डेविल्स, सोल्जर्स, केओस और सामने एक शानदार सिटी जहां आसमान में फ्लाइंग शिप्स हैं और देवता अपने डिवाइन वेपन से हजारों एनिमीज को खत्म कर रहे हैं। चिन्मू अब सीधे इस वॉर में एंटर कर चुका है, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी गारंटी के। ड्रैगन किलिन एक पल के लिए पूरी तरह स्टन रह गया। फिर अचानक उसे रियलाइजेशन हुआ। चिन्मू ने खुद को सैक्रिफाइस ऑफरिंग बनाने के लिए सैक्रिफाइस मेथड का इस्तेमाल किया था। इस तरह उसने खुद को डायरेक्ट दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लिया, जबकि उसकी जगह दूसरी वर्ल्ड का एक डेविल जनरल आ गया ताकि दोनों वर्ल्ड्स का बैलेंस मेंटेन रहे। क्या कल्ट मास्टर के कैलकुलेशंस पहले ही इतने डीप लेवल तक पहुंच चुके हैं? उसने ये सब कैसे कैलकुलेट किया? ड्रैगन किलिन आंखें फाड़े बस देखता ही रह गया। कई सालों तक यंग पेट्रियार्क को फॉलो करने के बाद उसे भी कैलकुलेशंस में काफी हाई अचीवमेंट मिल चुकी थी। अगर वो लेजी नहीं होता तो डेफिनेटली वो दुनिया के टॉप कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स में से एक होता। लेकिन चिन्मू ने जिस कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया था उसने उसे पूरी तरह शॉक कर दिया था। वो थ्योरी तो जानता था, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली सोचना था कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक पेपर जैसा हो गया। सैक्रिफाइस मेथड नॉर्मली ब्लड और फ्लैश को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उन्हें दूसरी वर्ल्ड में लाइफ फॉर्म्स के साथ रिप्लेस कर देता है। लेकिन चिन्मू ने खुद को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली अपने एंटायर बॉडी के साथ दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसफर कर लिया। इसके लिए काउंटलेस कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ा, जो ड्रैगन किलिन की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन से बहुत बाहर थे। चिन्मू ने सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं किया, बल्कि दूटियान डेविल किंग की सैक्रिफाइस मेथड, साथ ही स्पेस मेजरमेंट और टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स को भी परफेक्टली इंटीग्रेट किया। इन सब के लिए एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज चाहिए था। उसने जो किया उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा भी कई डिवाइन आर्ट्स एक्सपर्ट्स के लिए लाइफ टाइम सीखने के बराबर होता। कल्ट मास्टर ने इस बार खुद को दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसफर करने के लिए सैक्रिफाइस का इस्तेमाल किया, लेकिन वो वापस कैसे आएगा? ड्रैगन किलिन को तुरंत सबसे क्रिटिकल पॉइंट याद आया और उसने तुरंत उस डेविल जनरल की तरफ देखा जो अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा था। फिर उसने जोर से चिल्लाया, वहीं खड़े रहो और हिलना मत। डेविल जनरल अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज था कि अभी क्या हुआ। वो पहले क्लियरली आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सराउंडिंग्स पूरी तरह अनफेमिलियर थीं। उसने नीचे देखा और एक डीमन को देखा जो पिग और ड्रैगन के मिक्स जैसा लग रहा था, स्केल से ढका हुआ, और उसकी चेस्ट भी काफी स्ट्रेंज थी। यही वो फैट डीमन था जिसने अभी बात की थी। डेविल जनरल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हर तरफ सिर्फ एंडलेस डार्कनेस थी। वो बुदबुदाया, ये क्या हाई? ड्रैगन किलिन ने अपनी चेस्ट उठाई और उसे सीधे डेविल जनरल की तरफ फेंक दिया। उस क्रीचर ने कोल्ड ब्रेथ ली और प्रोजेक्टाइल को पकड़ने के लिए हाथ उठाए, लेकिन अगले ही मोमेंट चेस्ट खुल गई और उसे एक ही गल्प में निगल लिया। धमाका। चेस्ट सीधे सैक्रिफाइस ऑल्टर पर गिर गई और डेविल जनरल उसके अंदर जैसे ओशन और रिवर्स को चर्न कर रहा था। उसने चेस्ट को अंदर से जोर जोर से हिलाया, जिससे वो रैंडम तरीके से ऊपर नीचे बाउंस करने लगी। जैसे ही ड्रैगन किलिन ने चेस्ट फेंकी, वो खुद भी हवा में उछल गया और जब चेस्ट नीचे गिरी तो वो उसके ऊपर गिर पड़ी और उसे दबा दिया। चेस्ट के अंदर मौजूद डेविल जनरल बेहद पावरफुल था और लगभग उसे उड़ा ही देता। उसने तुरंत कहा, हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते, किसी भी हालत में नहीं। हमें उसे अपने पास रखना होगा ताकि जब कल्ट मास्टर वापस आए तो वो उसे फिर से सैक्रिफाइस कर सके। लेकिन कल्ट मास्टर ने मेरे लिए जो स्पिरिट पिल्स छोड़ी हैं वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी,
एक मिनट रुको, मेरी सारी स्पिरिट पिल्स तो चेस्ट के अंदर हैं। ड्रैगन किलर ने एक दर्द भरी चीख मारी। बिग हॉर्न की आवाज और भी तेज गूंजने लगी, जैसे चिन्मू के कानों के बिल्कुल पास कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा हो, जिससे वो लगभग डेफ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक वायलेंट विंड ब्लास्ट ऊपर की तरफ उठा। साउंड वेव्स ने उसे दबा दिया, जिससे उसकी स्किन तक रिपल करने लगी। उसके पीछे एलिफेंट जैसे जायंट टस्क्स थे, जो 30 गज से भी ज्यादा लंबे थे और उन पर स्टील ब्लेड्स लगे हुए थे। 3 मैसिव एलिफेंट्स, जिनके पूरे शरीर पर डीमन मार्किंग्स थे, एक क्लाउड चैरियट खींच रहे थे। उनके टस्क्स लेफ्ट राइट स्विंग कर रहे थे और उन पर लगे स्टील ब्लेड्स की वजह से कई डीमंस घायल हो रहे थे। जो भी फंस जाता वो बस लटकता हुआ तड़पता रह जाता। क्लाउड चैरियट पर एक स्ट्रेंज बीस्ट का हॉर्न था, जो एलिफेंट टस्क से भी लंबा था। उसे हॉलो करके ब्यूगल बना दिया गया था, जिसके टिप पर 2-3 आदमी खड़े हो सकते थे। उसी हॉर्न से डेफनिंग साउंड निकल रही थी। चैरियट पर खड़ा एक डीमन लाइक मॉन्स्टर अपनी पावरफुल क्यू का इस्तेमाल करके उस ब्यूगल को बजा रहा था। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में फैल रही थी। वो मैसिव क्लाउड चैरियट फ्रेंड और एनिमी का फर्क किए बिना अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एलिफेंट्स और व्हील से क्रश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। काउंटलेस डीमंस उसके नीचे कुचल गए और ब्लड और फ्लैश हर जगह फैल गया। चिन्मू के आसपास ब्लैक आर्मर पहने डीमंस अपने वेपन्स घुमा रहे थे। बिना ज्यादा सोचे वो उसी डायरेक्शन में बैटलफील्ड की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। आप उगाओ नैनहान। एक डीमन ने तुरंत नोटिस कर लिया कि चिन्मू उनमें से नहीं है और हैरानी से उसे देखने लगा। अगले ही पल उसका सिर हवा में उड़ गया। चिन्मू के टाउटियस एक्स से स्वॉर्ड पैलेट निकलकर उसके हाथ में आ गया। एक लाउड साउंड के साथ उसकी फिस्ट के दोनों साइड से काउंटलेस स्वॉर्ड्स निकल आईं। वो डबल एज्ड ब्लेड की तरह दिख रही थीं, दोनों तरफ से शार्प और लगभग 40 गज लंबी। चिन्मू ने अपनी स्वॉर्ड को घुमाया और चारों तरफ स्लैश कर दिया। जो भी डीमन सोल्जर उस पर झपट रहे थे वो तुरंत फ्लाइंग लिम्स में बदल गए। यहाँ तक कि एक जायंट एलिफेंट के फ्रंट लेग्स भी कट गए और वो सीधे सिर के बल गिर पड़ा। उसके टस्क्स टूट गए। पीछे मैसिव क्लाउड चैरियट हवा में उठ गया और चिन्मू के सिर के ऊपर से उल्टा पलट गया। चैरियट पर बैठा डीमन मॉन्स्टर उल्टा खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैसे ही उसने चिन्मू को देखा, उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। अगले ही मोमेंट एक स्वॉर्ड स्ट्राइक ने उसके सिर को चीर दिया और उसे चैरियट से चिपका दिया। एलिफेंट्स और क्लाउड चैरियट के क्रश होने के खतरे से बचने के बाद चिन्मू ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका सिर सुन्न पड़ गया। उसके पीछे काउंटलेस जायंट एलिफेंट्स थे, जो डीमन कंट्रोल्ड क्लाउड चैरियट्स को बैटलफील्ड के दूसरे साइड की तरफ खींच रहे थे। जमीन पर उनके भारी कदमों की आवाज थंडर जैसी गूंज रही थी। क्लाउड चैरियट्स के पीछे और भी बड़े और स्ट्रेंज बीस्ट थे, जो एलिफेंट से भी विशाल थे। उनकी पीठ पर खड़े टेरिफाइंग डीमन गॉड्स अपने डेडली वेपन्स के साथ पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उनके वेपन्स टेरिफाइंग पावर के साथ एक्सप्लोड हो रहे थे और बैटलफील्ड के स्काई में हमिंग साउंड के साथ दूसरी साइड के गॉड्स की तरफ जा रहे थे। बैटलफील्ड के ऊपर का स्काई डैज़लिंग और टेरिफाइंग एनर्जी वेव से भर गया था। गॉड्स और डीमंस के वेपन्स टकरा रहे थे और स्पेस तक डिस्टॉर्ट हो रही थी। स्काई में काउंटलेस लाइट्स चमक रही थी और कलरफुल डिस्ट्रक्टिव बीम्स हर दिशा में फैल रही थी। ये वेव्स उड़ने वालों के लिए निश्चित मौत थी। चिन्मू ने तुरंत अपनी सिचुएशन एनालाइज की और उसका चेहरा भारी हो गया। वो ठीक डीमन आर्मी के फ्रंट लाइन पर था। ये वो जगह थी जहां सोल्जर्स को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, एनिमी डिफेंसेस को टेस्ट करने और इनिशियल अटैक के लिए। और क्योंकि चिन्मू इन्हीं एक्सपेंडेबल्स के बीच था, इसीलिए ये ऑलमोस्ट तय था कि वो भी एक एक्सपेंडेबल बन सकता है। आप उगाओ नैनहान। पीछे से क्लाउड चैरियट पर खड़े कुछ डीमन जायंट्स ने उसे शक से देखते हुए चिल्लाया। कुछ के लॉ। चिन्मू ने तुरंत जोर से जवाब दिया। क्लाउड चैरियट से काउंटलेस डीमन सोल्जर्स कूद पड़े, लेकिन इस बार ये ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि डीमन रेस के एलीट वॉरियर्स थे। वो फ्लड की तरह उसकी तरफ बढ़े और पागलों की तरह चिल्लाए, हाथीला, मार डालो। चिन्मू अब हिचकिचाया नहीं। उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। मैंने तो कहा था कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? लेकिन ये कोई आम दुश्मन नहीं थे। सामने जो एलीट वॉरियर्स थे वो साधारण लो लेवल डीमंस नहीं थे। ये थे हेवनली डेविल हॉर्ड के असली खतरनाक मेंबर्स, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और बेहद डेडली। चिन्मू पहले भी डेड वर्ल्ड में इनसे भिड़ चुका था और उसे अच्छे से पता था इनकी स्ट्रेंथ मजाक नहीं है। हेवनली डेविल हॉर्ड अभी तक सीधे अटैक नहीं कर रहा था। वो क्लाउड चैरियट के पीछे छिपे हुए थे, वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। उनका प्लान साफ था। पहले लो लेवल डीमंस फ्रंटलाइन को तोड़ेंगे, दुश्मनों को कंफ्यूज करेंगे और फिर ये एलीट किलर्स एंट्री मारेंगे और सब खत्म कर देंगे। और अब उनका टारगेट था चिन्मू। अचानक पीछे से चीखें गूंज उठी। आदेश मिल चुका था, किल हिम। एक काली लहर की तरह काउंटलेस डीमंस चिन्मू की तरफ टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद उसे निगलने आ रहा हो। 8000 सॉर्ड्स! चिन्मू की आवाज गूंज उठी। उसकी सॉर्ड अचानक एक्सप्लोड हुई और अगले ही पल हजारों सॉर्ड लाइट्स हवा में घूमने लगी। वो एक जायंट स्पिनिंग स्पेयर की तरह बन गई। जो भी उसके रास्ते में आया वो टुकड़ों में कट गया। ब्लड, फ्लैश और स्क्रीम्स हर तरफ फैल गई। लेकिन तभी एक टेरिफाइंग रोर गूंजी। डीमंस के बीच से एक मैसिव फिगर बाहर आया। उसका शरीर फैल गया, मसल्स फट पड़े, आर्मर चटक गया और वो 30 यार्ड से भी ज्यादा लंबा बन गया। उसके हाथ में एक ह्यूज मेस थी, जो एक्चुअली एक सीक्रेट वेपन थी। 36 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकती थी।
वो मेज घूमी और उसके अपने ही सोल्जर्स उसके नीचे कुचल गए। उसने रास्ता साफ किया और सीधे किन्मू के सामने आ गया। धड़ाम! उसकी मेज किन्मू पर गिरी, लेकिन उसी पल 8000 सॉर्ड्स एक जायंट शील्ड में बदल गईं और अटैक को रोक लिया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। उस डीमन ऑफिसर के शरीर से 2 और आर्म्स निकल आए। अब 4 आर्म्स। 2 आर्म्स शील्ड को पकड़कर रोक रहे थे और बाकी 2 आर्म्स फिर से मेज उठाकर डेडली स्ट्राइक के लिए तैयार थे। तभी किन्मू बदल गया। वो सैटर्न सॉवरन फॉर्म में आ गया। उसके पीछे एक मैसिव गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस प्रकट हुआ, दर्जनों गज ऊंचा, ग्लोइंग और टेरिफाइंग। गेट खुला और जो भी डीमंस पीछे से अटैक कर रहे थे उनकी सोल्स सीधे यूदू में खींच ली गई। बूम! किन्मू ने अपनी पाम आगे बढ़ाई और सीधे डीमन ऑफिसर पर अटैक किया। दोनों की डिवाइन आर्ट्स टकराई, लेकिन किन्मू की पावर भारी पड़ी। डीमन ऑफिसर हवा में उछल गया और पीछे खड़े डीमंस के बीच जाकर गिरा। कई वहीं मर गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हेवनली डेविल हॉर्ड का फास्टेस्ट वॉरियर अब मैदान में आ चुका था। एक स्पिनिंग ब्लेड स्फीयर हवा में उठा और लाइटनिंग स्पीड से किन्मू की तरफ आया। उस स्फीयर से काउंटलेस कर्व्ड नाइव्स निकलकर अटैक करने लगे। हेवनली स्पिरिट्स एस्कार्पमेंट! किन्मू ने तुरंत काउंटर किया। स्काई में स्टार्स फैल गए जैसे चेस पीसेस। सन, मून, 5 एलिमेंट्स, 7 मेजर स्टार्स बनकर एक ग्लोइंग बैरियर बन गए जिसने ब्लेड्स को रोक लिया। लेकिन क्रैक! बैरियर टूट गया। किन्मू पीछे लड़खड़ा गया। उसके सामने खड़ा था असुरा रेस का एक हैंडसम लेकिन डेडली यंग वॉरियर। उसने अपने नाइफ्स को कंट्रोल किया और वो सारे ब्लेड्स फिर से उसके हाथ में आकर 2 लॉन्ग नाइफ्स बन गए। बाकी ब्लेड्स उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगे और फिर वो बवंडर की तरह किन्मू पर टूट पड़ा। क्लैंग! दोनों टकराए। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि दोनों पीछे हट गए। असुरा शॉक था। इतनी ताकत! लेकिन उसने खुद को संभाला और भी तेज पीछे अटैक करने दौड़ा। किन्मू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पाम उठाई। उसकी वाइटल ची एक फिक्स्ड वर्ड में बदल गई। असुरा का शरीर एक पल के लिए फ्रीज हो गया, बस एक पल, और वही पल उसकी मौत बन गया। किन्मू की सॉर्ड चली और अगले ही सेकंड असुरा का दिल हवा में उड़ रहा था। तुम स्ट्रांग हो लेकिन मुझसे कम, किन्मू ने ठंडी नजरों से कहा। लेकिन तभी उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि अब और भी हेवनली डेविल होल्स वॉरियर्स उसकी तरफ आ रहे थे और उनमें से हर एक असुरा जितना स्ट्रांग था। पहली मार किन्मू के अंदर भी डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसी पल बैटलफील्ड हिल उठा। एक अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन हुआ। दोनों सेनाएं टकराई और हर तरफ ब्लड और फ्लैश उड़ गया। आसमान अंधेरा हो गया और बैटलफील्ड के बीच एक ब्लड सैक्रिफिशियल ऑल्टर उभर आया। जमीन उठी और किन्मू समेत सभी वॉरियर्स दूर फेंक दिए गए। किन्मू ने देखा और उसका दिल कांप उठा। वो ऑल्टर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने खुद बनाया था इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये उससे सैकड़ों गुना बड़ा था। ये किसने बनाया? उसके पास सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि अगले ही पल हेवनली डेविल हॉर्ड फिर से उस पर टूट पड़ी और उसी समय ऑल्टर जल उठा। रून्स चमकने लगे, ब्लड लाइट आसमान को चीरने लगी। बूम! आसमान से एक जायंट एक्स नीचे उतरी और उसके पीछे एक डिवाइन टाइगर, खूबसूरत लेकिन बेहद टेरिफाइंग। उसके शरीर पर डिवाइन पैटर्न्स चमक रहे थे। टाइगर गर्जा, माय मास्टर! उसकी पीठ पर एक फिगर खड़ा था। किन्मू ने उसे देखा और उसकी सांस रुक गई। वो कोई और नहीं, सेंट वुडकटर था, वही जिसने कभी चट्टान पर अपनी टीचिंग्स दी थी और अब वो यहाँ था, एक ऐसी एंट्री के साथ जिसने पूरी बैटलफील्ड का माहौल बदल दिया। और इसी एंट्री के साथ इस वीडियो का होता है एंड।